रवि एक साधारण सा लड़का था, बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य, दोस्तों के बीच हंसने वाला, परिवार के साथ समय बिताने वाला, लेकिन भीतर से वो एक भारी बोझ उठाए घूम रहा था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता था जो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादें, गुस्सा और पछतावा उसने अपने दिल में कैद कर रखा था, और यही कैद धीरे धीरे उसकी मुस्कान छीन रही थी। अक्सर रात को नींद न आने पर वो अपने अतीत को बार बार दोहराता, सोचता कि उसने कहाँ गलती की, क्यों सामने वाले ने धोखा दिया और क्यों उसकी मेहनत और सच्चाई के बावजूद रिश्ता टूट गया। ये सवाल उसके दिल में नासूर बनकर चुभते थे। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसका दर्द जस का तस था। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, दोस्तों की हंसी नकली लगती थी और उसे लगता था मानो जीवन बस थम गया है। लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। रवि ने सोचा कि शायद ये किताब उसके सवालों का जवाब दे सके, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, पहली ही पंक्ति ने उसकी आंखें खोल दी। तुम्हारे विचार तुम्हें कैद करते हैं, लेकिन उसी कैद की चाबी भी तुम्हारे पास है। ये वाक्य उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी हालत को शब्दों में उतार दिया हो। धीरे धीरे पढ़ते हुए उसे समझ आया कि असली समस्या उसका अतीत नहीं, बल्कि उसकी सोच है। क्योंकि दर्द ने उसे पकड़ नहीं रखा था, बल्कि वो खुद दर्द को कसकर पकड़े बैठा था। किताब ने उसे सिखाया कि छोड़ देना हार मानना नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद करना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी भारी पत्थर उठाए खड़ा हो और पीड़ा झेल रहा हो। अगर वो पत्थर छोड़ दे तो वो कमज़ोर नहीं, बल्कि समझदार कहलाएगा। रवि ने किताब में लिखे छोटे छोटे अभ्यास अपनाने शुरू किए। वो हर रात अपने विचारों को कागज़ पर लिखता, ताकि दिमाग हल्का हो सके। जब नकारात्मक भावनाएं आती तो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, ये मेरे बस में नहीं है, इसे छोड़ना ही बेहतर है। धीरे धीरे उसने दूसरों को और सबसे बढ़कर खुद को माफ़ करना सीख लिया। उसके भीतर की कड़वाहट और गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगे, और वो अब ज्यादा वर्तमान में जीने लगा। कुछ महीने बाद रवि बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी, वो मुस्कुराने लगा था, रिश्तों को नए नज़रिए से देखने लगा था, और सबसे अहम बात ये कि अब उसका अतीत उसकी जिंदगी पर राज नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और अतीत को पकड़कर चलना वैसा ही है जैसे कोई टूटी हुई डोर से पतंग उड़ाने की कोशिश करे। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए मिसाल बन गई थी कि जब इंसान छोड़ना सीख लेता है, तभी वो सच में जीना शुरू करता है। किताबें सिर्फ पन्नों में लिखे शब्द नहीं होती, ये रोशनी की किरणें होती हैं जो अंधेरे दिमाग को उजाले से भर देती हैं। स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हर किताब से निकली एक नई सोच, एक नई सीख और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां आपको मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इन्हें जिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। 1. ओवरथिंकिंग से छुटकारा, दिमाग की अनावश्यक भागदौड़ को रोकने के तरीके। 2. अटैचमेंट और डिटैचमेंट, क्यों हम चीज़ों और रिश्तों को कसकर पकड़कर रखते हैं और कैसे धीरे धीरे छोड़ना सीख सकते हैं। 3. कंट्रोल छोड़ना, हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत को छोड़कर शांति पाना। 4. फॉरगिवनेस और हीलिंग, दूसरों को और खुद को माफ़ करके मानसिक बोझ हल्का करना। 5. माइंडफुलनेस का महत्व, वर्तमान पल में जीना और अतीत भविष्य की चिंता से बाहर निकलना। 6. इमोशनल बैगेज छोड़ना, दिल और दिमाग से पुराने गुस्सा, डर और पछतावे को हटाना। 7. सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकारना और खुद पर दया करना। और 8. नई शुरुआत करना, छोड़ देने के बाद जीवन को नई दिशा देना। ओवरथिंकिंग से छुटकारा, दिमाग की अनावश्यक भागदौड़ को रोकने के तरीके। ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे दिमाग के लिए उसी तरह है जैसे कंप्यूटर पर एक साथ 100 प्रोग्राम खोल देना। सब कुछ धीरे धीरे रुकने लगता है और सिस्टम हैंग हो जाता है। इसी तरह जब इंसान हर छोटी बड़ी बात पर बार बार सोचता है, हर स्थिति का 10 बार विश्लेषण करता है और हर संभावित नतीजे की कल्पना करता है, तो उसका मन थक जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और फैसले लेने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। यही कारण है कि निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में कहते हैं कि ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना एक कला है, और इसके लिए हमें अपने विचारों पर पकड़ बनाने के बजाय उन्हें पहचानना और जाने देना सीखना होगा। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी ये समझना कि हम सोच नहीं रहे बल्कि ओवरथिंक कर रहे हैं। और ये फ़र्क तभी समझ आता है जब हम खुद को रोक कर देखें कि क्या हमारी सोच हमें समाधान दे रही है या बस चिंता और डर बढ़ा रही है।
दूसरा कदम है प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर अतीत में हुई गलतियों या भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं में फंसकर ओवरथिंक करता है। इसलिए माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पर फोकस करने से दिमाग को ज़रूरी विराम मिलता है। निक ये भी सुझाव देते हैं कि जब भी दिमाग में विचारों की रेलगाड़ी चलने लगे तो उन्हें लिख डालो, क्योंकि लिखने से विचार कागज़ पर आ जाते हैं और दिमाग हल्का हो जाता है। इसी तरह डीप ब्रीदिंग और शॉर्ट मेडिटेशन भी ओवरथिंकिंग को तुरंत धीमा कर देती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें हर चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। कभी-कभी चीज़ों को जैसे हैं वैसे स्वीकार लेना ही सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि बहुत बार जिस बात पर हम ओवरथिंक करते हैं वो हमारे बस में होती ही नहीं। ओवरथिंकिंग से निकलने का एक और कारगर तरीका है डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस, यानी छोटी-छोटी बातों पर तुरंत फैसला लेना और खुद को ये विश्वास दिलाना कि गलतियां करना भी जीवन का हिस्सा है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर निर्णय परफेक्ट नहीं हो सकता, तब दिमाग ओवरथिंकिंग की आदत से धीरे-धीरे बाहर आने लगता है। अंत में सबसे अहम बात यह है कि ओवरथिंकिंग को हराने के लिए हमें अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि वो विचारों का मालिक है, गुलाम नहीं। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर हमने उन्हें पकड़ कर बैठ गए तो वो हमें थका देंगे, और अगर हमने छोड़ दिया तो हम हल्के होकर आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना किसी जादू की तरह तुरंत नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे अपनाई जाने वाली आदत है जिसमें धैर्य, जागरूकता और खुद पर भरोसा जरूरी है। और जब ये आदत विकसित हो जाती है तो जीवन सच में शांत, सरल और आनंदमय लगने लगता है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, क्यों हम चीज़ों और रिश्तों को कसकर पकड़ कर रखते हैं और कैसे धीरे धीरे छोड़ना सीख सकते हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट इंसानी भावनाओं के दो पहलू हैं जिनके बीच संतुलन बनाना ही हमें मानसिक शांति दे सकता है। हम इंसान स्वभाव से ही जुड़ाव बनाने वाले प्राणी हैं, चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी रिश्ते से, किसी चीज़ से या फिर किसी सपने से। और यही जुड़ाव यानी अटैचमेंट हमें प्यार, अपनापन और सुरक्षा का एहसास देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये जुड़ाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और हम उसे इंसान या चीज़ को खोने के डर में जीने लगते हैं। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में समझाते हैं कि हम चीज़ों और रिश्तों को कसकर इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी खुशी और पहचान इन्हीं पर निर्भर है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, या अगर मैंने नौकरी खो दी तो मेरी कीमत ही नहीं बचेगी। ये सोच हमें अंदर से जकड़ लेती है और हमें डर, चिंता और असुरक्षा से भर देती है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते तब हम पीड़ा में फंस जाते हैं। डिटैचमेंट यानी अलिप्तता का मतलब ये नहीं है कि हमें प्यार करना या जुड़ना छोड़ देना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम जुड़ें लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर ना हो। हम किसी इंसान से सच्चा रिश्ता रखें, लेकिन उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को अपनी खुशी का अकेला आधार ना बनाएं। किताब कहती है कि धीरे धीरे छोड़ना सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस चीज़ या किस रिश्ते से चिपके हुए हैं और क्यों। फिर खुद से ये सवाल करना होगा कि क्या ये जुड़ाव हमें खुश कर रहा है या सिर्फ दुख दे रहा है। डिटैचमेंट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, जब हम खुद को ये समझाने लगते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, और अगर हम किसी को कसकर पकड़े रहेंगे तो वे शायद और भी दूर चले जाएंगे। इसके बाद हमें धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खुद की ग्रोथ और सेल्फ लव पर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं तो किसी बाहरी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा चिपकने की आदत कम हो जाती है। एक और अभ्यास है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब हम ये मानना शुरू करते हैं कि जो भी हमें मिला वो एक उपहार था, ना कि हमेशा के लिए गारंटी, तो हमें उसे खोने का डर कम हो जाता है। इसी तरह माइंडफुलनेस भी मदद करता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हर पल को वैसे ही जियो जैसा वो है। उसे कसकर पकड़ने या हमेशा बनाए रखने की कोशिश मत करो। निक बताते हैं कि छोड़ना सीखना किसी रिश्ते या चीज़ का अपमान करना नहीं, बल्कि खुद को बोझ से मुक्त करना है। और जब इंसान ये कला सीख लेता है तो वो रिश्तों को और भी गहराई से निभा सकता है, क्योंकि अब उसमें पकड़ने का डर नहीं होता, बल्कि उसमें समझ और स्वतंत्रता होती है। आखिरकार अटैचमेंट और डिटैचमेंट का संतुलन ही हमें सिखाता है कि प्यार करो लेकिन कैद मत करो, अपनाओ लेकिन कसकर पकड़ो मत, और जीवन को पूरी तरह जियो बिना इस डर के कि अगर कुछ चला गया तो तुम टूट जाओगे। 3. कंट्रोल छोड़ना, हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत को छोड़कर शांति पाना।
हम इंसान अक्सर अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को, हालातों को, भविष्य को, यहाँ तक कि दूसरों की सोच और व्यवहार को भी। क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे काबू में रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें तकलीफ नहीं होगी और सब कुछ हमारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा। लेकिन असलियत यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सच अनिश्चितता है, और यही अनिश्चितता हमें बार बार सिखाती है कि कंट्रोल की चाहत ही हमारे तनाव, चिंता और दुख की सबसे बड़ी वजह है। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताते हैं कि कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना है। हमें समझना होगा कि जीवन की कई चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जैसे हमारी मेहनत, हमारे चुनाव, हमारी सोच, लेकिन कई चीज़ें हमारे बस में कभी नहीं हो सकती, जैसे दूसरों का व्यवहार, किसी रिश्ते का अंजाम या भविष्य में क्या घटेगा। जब हम इन अनकंट्रोल करने वाली चीज़ों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, तो हम थक जाते हैं और शांति खो बैठते हैं। कंट्रोल छोड़ने का पहला कदम है ये पहचानना कि हम किस चीज़ को ज़बरन अपने काबू में रखना चाहते हैं और क्यों, क्योंकि अक्सर ये हमारी असुरक्षा या डर से जुड़ा होता है। दूसरा कदम है खुद से ये पूछना कि अगर मैं इसे कंट्रोल करना छोड़ दूं तो क्या होगा। अधिकतर मामलों में हमें पता चलता है कि डर हमारी सोच से बड़ा है, हकीकत से नहीं। निक कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ने के लिए हमें ट्रस्ट यानी भरोसा सीखना होगा। जीवन पर भरोसा, खुद पर भरोसा और समय पर भरोसा। जब हम मान लेते हैं कि चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम उनसे निपट पाएंगे, तो हम हल्के हो जाते हैं। इस आदत को अपनाने का तरीका है माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस का अभ्यास, यानी चीज़ों को जैसे हैं वैसे देखना और बिना जज किए स्वीकार करना। क्योंकि हर स्थिति हमें या तो कुछ सिखाती है या हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। कंट्रोल छोड़ना ये भी सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जो हमारे बस में है, जैसे हमारी प्रतिक्रिया, हमारे कर्म और हमारी सोच, क्योंकि इन्हें बदल कर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति हमें गलत समझता है, तो हम चाहें तो खुद को समझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर सामने वाला मानने को तैयार नहीं, तो उस पर ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की बजाय शांति से छोड़ना ही बेहतर है। यही नियम जीवन की हर स्थिति पर लागू होता है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब भागना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। और जब इंसान ये कला सीख लेता है, तो उसका मन बोझ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे ये डर नहीं रहता कि सब कुछ उसके हिसाब से ही होना चाहिए। असल में कंट्रोल छोड़ना ही सच्ची आज़ादी और शांति का रास्ता है, और जब हम इसे सीख जाते हैं, तो ज़िंदगी आसान, हल्की और संतुलित महसूस होने लगती है। फॉरगिवनेस और हीलिंग यानी माफ़ करना और भीतर से ठीक होना इंसानी ज़िंदगी की सबसे गहरी ज़रूरतों में से एक है। क्योंकि जब हम किसी से चोट खाते हैं, चाहे वो किसी रिश्ते में धोखा हो, किसी दोस्त की बेवफाई हो या जीवन में मिली कोई अन्य तकलीफ, तो हम अक्सर उस दर्द को अपने दिल में कैद कर लेते हैं और सालों तक ढोते रहते हैं। ये बोझ ना सिर्फ हमें दुखी करता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति, हमारी नींद और हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताते हैं कि फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना दरअसल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि जब हम गुस्सा, नफरत और बदले की भावना को पकड़े रहते हैं, तो असल में हम ही कैद में रहते हैं, और जब हम माफ़ कर देते हैं, तो हम उस कैद से खुद को आज़ाद कर देते हैं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं कि किसी ने हमें चोट दी या फिर उस गलत काम को सही मान ले, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उस दर्द को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा ना बनने दें और उसे छोड़कर आगे बढ़ें। हीलिंग यानी भीतर से ठीक होना तभी संभव है जब हम ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी माफ़ करें, क्योंकि कई बार हम अपनी ही गलतियों को लेकर इतने कठोर हो जाते हैं कि सालों तक खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। इस सेल्फ फॉरगिवनेस के बिना हीलिंग अधूरी रहती है। माफ़ करना सीखने का पहला कदम है ये समझना कि हर इंसान इंसान है और गलतियां जीवन का ही हिस्सा है। दूसरा कदम है अपने दर्द को स्वीकारना। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें चोट लगी है और ये चोट हमें परेशान कर रही है, तभी हम उसे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर पाते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि माफ़ करने के लिए हमें अपने ध्यान को अतीत से हटाकर वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे, तब तक वे भर नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना भी हीलिंग में मदद करती है। जब हम ये देखने लगते हैं कि ज़िंदगी ने हमें दर्द के साथ साथ कितनी अच्छी चीज़ें भी दी हैं, तो हमारे भीतर संतुलन आता है। फॉरगिवनेस और हीलिंग हमें ये भी सिखाती है कि गुस्सा और नफ़रत हमें मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर बनाते हैं, जबकि छोड़ देना हमें हल्का और स्वतंत्र बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति सालों तक अपने कंधे पर भारी पत्थर ढोता रहे, तो उसका शरीर झुक जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पत्थर छोड़ देगा, वो सीधा खड़ा हो जाएगा।
ठीक वैसे ही माफ़ करना हमारे दिल दिमाग से वो पत्थर हटाने जैसा है। अंततः फॉरगिवनेस और हीलिंग हमें ये एहसास कराते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और अगर हमें शांति और खुशी चाहिए तो हमें दूसरों को और खुद को माफ़ करना ही होगा, क्योंकि यही वो चाबी है जो हमें मानसिक बोझ से मुक्त करती है और हमें एक हल्की, सुकून भरी और संतुलित ज़िंदगी जीने का अवसर देती है। माइंडफुलनेस का महत्व वर्तमान पल में जीना और अतीत और भविष्य की चिंता से बाहर निकलना है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना और अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की चीज़ों को बिना जज किए देखना, और यही कला हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से बाहर निकालकर सच्ची शांति का अनुभव कराती है। अक्सर हमारी जिंदगी दो चरम सीमाओं में फंसी रहती है। या तो हम अतीत की गलतियों, गलत फैसलों और पुराने दर्द को याद करके दुखी होते रहते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावनाओं को सोचकर चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन सच ये है कि न अतीत हमारे हाथ में है और न ही भविष्य। हमारे पास केवल अभी है, और जब हम इस अभी को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख जाते हैं तो जीवन हल्का और संतुलित लगने लगता है। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में समझाते हैं कि माइंडफुलनेस हमें ओवरथिंकिंग और नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह से बाहर लाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सांस ही वर्तमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह न अतीत में होती है, न भविष्य में, बल्कि केवल इसी पल में बहती है। जब हम गहरी सांस लेकर सिर्फ उसके आने जाने को महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अर्थ ये भी है कि हम अपनी हर गतिविधि को पूरी जागरूकता से करें। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने के स्वाद, खुशबू और अनुभव पर ध्यान दें। चलते समय केवल कदमों की आवाज़ और शरीर की हरकत को महसूस करें, और बातचीत करते समय पूरी तन्मयता से सुनें, न कि दिमाग में अगले सवाल की योजना बनाएं। किताब बताती है कि माइंडफुलनेस अपनाने से हम न सिर्फ तनाव कम करते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि जब हम सामने वाले को पूरी तरह सुनते हैं और उसके साथ वर्तमान में रहते हैं तो रिश्ता गहराई से जुड़ता है। माइंडफुलनेस हमें ये भी सिखाता है कि विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें पकड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल उनके गवाह बन सकते हैं, और जब हम गवाह बन जाते हैं तो विचारों का बोझ हमें परेशान नहीं करता। धीरे धीरे ये आदत हमारे भीतर स्थिरता लाती है और हम जीवन की अनिश्चितताओं को ज़्यादा सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। असल में माइंडफुलनेस का महत्व यही है कि ये हमें बार बार याद दिलाता है, तुम्हारा जीवन इस पल में है, इसे जी लो, क्योंकि यही पल तुम्हारे पास सच में है। जब हम ये सीख जाते हैं तो न अतीत का दुख हमें बांध पाता है और न भविष्य की चिंता हमें डराती है, बल्कि हम हर दिन को एक नए उपहार की तरह जीते हैं, और यही असली आज़ादी और सुकून है। 6. इमोशनल बैगेज छोड़ना, दिल और दिमाग से पुराने गुस्से, डर और पछतावे को हटाना। इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ वो अदृश्य सामान है जिसे हम अपने दिल और दिमाग में सालों तक ढोते रहते हैं। इसमें पुराने रिश्तों की चोट, अधूरे सपनों की कसक, गलतियों का पछतावा, किसी की कही कड़वी बातें या फिर अपने ही भीतर का गुस्सा और डर शामिल होता है, और यही बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री भारी थैले लादकर लंबी यात्रा पर निकले तो उसके कदम धीरे धीरे थकान से रुकने लगें। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताते हैं कि इमोशनल बैगेज छोड़ना यानी अपनी दिल दिमाग को हल्का करना जीवन की सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इन पुराने जख्मों को पकड़े रहते हैं तब तक वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और भविष्य की तरफ आत्मविश्वास से नहीं बढ़ पाते। इस बोझ को छोड़ने का पहला कदम है अवेयरनेस यानी जागरूकता। हमें ये स्वीकारना होगा कि हम किस पुराने अनुभव को ढो रहे हैं और वो हमें किस तरह चोट पहुंचा रहा है। दूसरा कदम है उन भावनाओं को बाहर निकालना, जैसे डायरी में लिखना, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या मेडिटेशन के दौरान अपने विचारों को खुलकर देखना। जब हम इन दबे हुए बोझों को बाहर निकालते हैं तो वे धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। किताब कहती है कि इमोशनल बैगेज अक्सर हमारे कंट्रोल और फॉरगिवनेस से जुड़ा होता है। हम अतीत को बदलना चाहते हैं या किसी की गलती को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत हमारे हाथ में नहीं, और माफ़ करना ही खुद को मुक्त करने का सबसे सरल तरीका है। डिटैचमेंट भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं कि हर इंसान और हर परिस्थिति बदलती है तो हम चीज़ों को पकड़े रहने की बजाय उन्हें छोड़ना सीखते हैं।
इमोशनल बैगेज छोड़ने का मतलब ये भी है कि हम खुद को माफ़ करें, क्योंकि अक्सर हम अपनी ही गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन हीलिंग तभी संभव है जब हम खुद को स्वीकारें और ये मानें कि गलती इंसानियत का हिस्सा है। धीरे धीरे जब हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करने लगते हैं तो हमारी नज़रें उस चीज़ पर जाती हैं जो हमारे पास है, न कि उस पर जो हम खो चुके हैं, और यही दृष्टिकोण हमें बोझ से मुक्त करता है। अंत में इमोशनल बैगेज छोड़ना हमें ये एहसास कराता है कि जीवन एक यात्रा है और इसे हल्के कदमों से ही जिया जा सकता है। पुराने गुस्से, डर और पछतावे को ढोकर चलना वैसा ही है जैसे टूटी हुई जंजीर को घसीटते रहना। वो हमें आगे नहीं ले जाती बल्कि थका देती है, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं हमारी चाल तेज और मन शांत हो जाता है, और यही असल में आज़ादी और संतुलित जीवन का रास्ता है। 7th, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे हों वैसे ही स्वीकारना और खुद पर दया करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना और खुद पर दया करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मानसिक आदतों में से एक है, क्योंकि अक्सर हम खुद को दूसरों से तुलना करके, समाज के मानकों से तौलकर या अपनी पिछली गलतियों के आधार पर आंकते रहते हैं, और यही आदत हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। हम खुद से प्यार करने के बजाय खुद पर गुस्सा करते हैं, खुद को दोषी मानते हैं और सोचते हैं कि अगर हम बदल गए तो ही हमें स्वीकारा जाएगा। लेकिन निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताते हैं कि असली आज़ादी तभी मिलती है जब हम खुद को पूरी ईमानदारी से अपनी कमियों और खूबियों सहित स्वीकारना सीख जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम खुद को सुधारने की कोशिश न करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम खुद से नफरत किए बिना और खुद को नीचा दिखाए बिना सुधार की ओर बढ़ें। क्योंकि जब हम अपने आप को अस्वीकार करते हैं तो हमारी ऊर्जा आत्मदोष और असुरक्षा में खर्च हो जाती है, जबकि जब हम खुद को अपनाते हैं तो वही ऊर्जा हमें विकास की ओर ले जाती है। खुद को स्वीकारने का पहला कदम है अपनी कमियों को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना और ये मानना कि वे हमारी इंसानियत का हिस्सा है, और ये भी समझना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। दूसरा कदम है खुद से उसी तरह पेश आना जैसे हम किसी अपने प्रिय दोस्त से पेश आते हैं। अगर वो गलती करता है तो हम उसे डांटते नहीं बल्कि सहारा देते हैं, तो फिर अपने लिए भी वही दया और करुणा क्यों न रखें। किताब इस बात पर जोर देती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें तुलना के जाल से भी निकालता है, क्योंकि जब हम बार बार दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कमतर मानते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है और हमारी भी अपनी खास पहचान है, तब हम सुकून महसूस करने लगते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक और पहलू है खुद को माफ़ करना। अपनी पुरानी गलतियों पर पछताते रहना और खुद को कोसते रहना हमें अतीत की कैद में रखता है, लेकिन खुद को माफ़ करके हम आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास भी इसमें मदद करता है, क्योंकि जब हम वर्तमान में रहते हैं और हर पल को जैसे है वैसे स्वीकारते हैं तो खुद को स्वीकारना आसान हो जाता है। धीरे धीरे ये आदत हमें भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब हमारी खुशी बाहरी मान्यता या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। अंततः सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें ये सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही योग्य, मूल्यवान और सम्मान के लायक हैं। हमें खुद को बदलने के दबाव में नहीं, बल्कि खुद को अपनाने की आज़ादी में जीना चाहिए। और जब हम ये कला सीख लेते हैं तो जीवन का हर पल हल्का, संतुलित और वास्तविक आनंद से भरा हुआ लगने लगता है। 8. नई शुरुआत करना। छोड़ देने के बाद जीवन को नई दिशा देना। नई शुरुआत करना जीवन की वो सुंदर प्रक्रिया है जो हमें ये सिखाती है कि हर अंत वास्तव में एक नए आरंभ का दरवाज़ा होता है। और जब हम अतीत के बोझ, पुराने रिश्तों की कड़वाहट, अधूरी उम्मीदों और असफलताओं की यादों को छोड़ना सीख जाते हैं तो हमारे सामने जीवन एक खाली कैनवस की तरह खुल जाता है, जिस पर हम अपनी नई तस्वीर बना सकते हैं। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताते हैं कि अक्सर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो पुराने अध्यायों को बंद करने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम बीते हुए कल को पकड़ कर रखते हैं, तब तक आज और आने वाले कल का पूरा आनंद नहीं ले पाते। नई शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पुरानी यादों को मिटा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मानकर स्वीकारें और उनसे सीखकर आगे की दिशा में कदम बढ़ाएं। ये प्रक्रिया आत्मजागरूकता से शुरू होती है, जहां हम खुद से ये पूछते हैं कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह का जीवन हम जीना चाहते हैं और किन लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं। जब हम पुराने डर और पछतावे से मुक्त होकर अपने सपनों को फिर से देखने लगते हैं, तभी असली नई शुरुआत होती है। किताब ये भी कहती है कि नई शुरुआत का रास्ता हमेशा छोटा और सरल कदमों से बनता है, जैसे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना, नई आदतें अपनाना, नए कौशल सीखना या नए रिश्तों के लिए दिल खोलना।
जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। नई शुरुआत करने के लिए हमें बदलाव से डरना छोड़ना होगा, क्योंकि डर हमें अतीत से बांध कर रखता है, जबकि साहस हमें भविष्य की ओर ले जाता है। इस सफर में कृतज्ञता का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। जब हम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ पाते हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि नई शुरुआत किसी जादुई पल का इंतज़ार करने से नहीं होती, बल्कि आज लिए गए छोटे छोटे फैसले ही भविष्य को आकार देते हैं। जैसे पौधा तब तक नहीं बढ़ता जब तक बीज को मिट्टी में दबाकर पुराने रूप को छोड़ना ना पड़े, वैसे ही हमें भी अपना अतीत छोड़कर ही नया रूप लेना होता है। अंततः नई शुरुआत का मतलब है खुद को फिर से खोज पाना, जीवन को नई दिशा और अर्थ देना, और ये समझना कि हर गिरावट हमें एक मजबूत इंसान बनाती है, हर अंत हमें एक नई उड़ान के लिए तैयार करता है, और हर नया कदम हमें हमारे असली मकसद के और करीब ले जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, पुराने बोझ को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस सोच से प्रेरित हो सके। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों से जुड़ी गहरी बातें और सीख रोज़ाना सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक बीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, अतीत को छोड़ना और नई शुरुआत करना ही सच्ची आज़ादी है।